गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। लगातार ख़ास मुलाकात में ख़ास मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज के हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में बात करने के लिए यूनियन टेरिटरी लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रविंद्र कुमार आयस, जो कि सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स कोऑपरेटिव पीडीडी, एनिमल, शीप एंड एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर हैं। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर, जिस तरह से हॉर्टिकल्चर सेक्टर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चूज़ किया है, उसमें लेह में ख़ासकर जिस तरह से सिबकथॉर्न चूज़ किया है और करगिल के लिए एप्रिकॉट चूज़ किया है, और लेह में सिबकथॉर्न के हवाले से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो सेटअप किया है, तो किस तरह की काम चल रहा है? इसमें मैं यही कहूँगा कि जो दोनों प्रोडक्ट हैं, इन दोनों प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी वैल्यू है और काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट हैं लद्दाख के लिए। और इनका जो क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करते हैं हम, वो उसके हमारे लद्दाख की मोनोपोली है। उसमें लगभग 70% से ज़्यादा हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जहाँ तक एप्रिकॉट की बात है, तो एप्रिकॉट में ये है कि इसमें हमारे काफ़ी चैलेंजेस हैं इसमें। एक तो ये है कि हमारे जो ऑर्चर्ड है वो कमर्शियल ऑर्चर्ड नहीं है और मिक्स प्लांटेशन है हमारे पास में। तो हमारी कोशिश है कि जो नए एंटरप्रेन्योर को हम लेकर हम इसके कमर्शियल ऑर्चर्ड तैयार करें, अलमंस के या रक्षे कार्पो के, जो भी किसान पसंद करता है और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो उसके लिए हम दो चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक तो ये काम कर रहे हैं कि प्राइवेट नर्सरीज अगर फार्मर्स लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। दूसरा, हम टिश्यू कल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि जैसी वैरायटी हमें चाहिए और जो बेस्ट हमारा प्लांट है उसी की मल्टीपल कॉपी तैयार करके फार्मर्स को दे सके, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। और जहाँ तक सिबकथॉर्न की बात है, तो सिबकथॉर्न के ऊपर भी एक तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से हमें फ़ायदा ये हुआ है कि उसमें प्रोसेसिंग के से हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। और हाँ, और उसमें ग्रेडिंग में या उसके डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उसकी क्वालिटी में, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी हमें। और दूसरा, सिबकथॉर्न का ले में ज़्यादा मतलब एरिया है इसमें, तो उसमें हमारी कोशिश है कि सिबकथॉर्न को भी एक कमर्शियल उसमें किया जाए। तो उसके लिए लगभग हमने 5 एंटरप्रेन्योर को तैयार किया है और उनको 5-5 कैनाल हमने दिया है टारगेट अभी। तो वो कमर्शियल हम उसकी कल्टीवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है। अगर सक्सेसफुल रहे पायलट प्रोजेक्ट और डिमांड आया इसका और मार्केट लिंकेज अच्छा हुआ, तो मुझे लगता है कि सिबकथॉर्न में भी अच्छा स्कोप है और उसको हम आगे काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं। सर, जिस तरह से सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत जो यूनिट सेटअप किया है, प्रोडक्शन यूनिट, उस तरह एप्रिकॉट के लिए करगिल में क्या यूनिट सेटअप? हाँ बिल्कुल, ये पहला स्टेप था हमारा। हमारी कोशिश थी कि हम पहले इसमें एप्रिकॉट का भी काम होता है और इसमें सिबकथॉर्न, इसमें मल्टीपल फ्रूट्स के लिए है। तो हम ये हमारा इस पीरियड में हम इस एप्रिकॉट में ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि तब तक सीज़न चला गया था, लेकिन अगले सीज़न में इसका काफ़ी यूज़ होगा। और मीनवाइल करगिल के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि करगिल में भी एक ऐसी फैसिलिटी आए जिससे कि मल्टीपल जो फैसिलिटीज़ हैं जो फार्मर्स को मिल सके और लोग उसके प्रोडक्ट बना के उसको यूज़ कर सके। जो यूनिट है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, यूनिट की। और दूसरा, इसमें ये भी फ़ायदा है कि क्योंकि हम फ्रेश एप्रिकॉट हम कम ही यूज़ कर पाते हैं। जो मैक्सिमम एप्रिकॉट है वो हम प्रोसेसिंग में लेके जाते हैं, चाहे एप्रिकॉट ऑयल हो चाहे एप्रिकॉट जैम हो। तो हमारी कोशिश यही है कि अपार्ट फ्रॉम फ्रेश हम प्रोसेसिंग की ज़्यादा ध्यान दें। तो उसमें ऐसी यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि एक ही जगह पर हम सारे काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है और इसमें लोगों को मतलब जल्दी इसमें काम देखने को मिलेगा इसमें। सर, एक अहम इनिशिएटिव लिया था लद्दाख में एग्रीकल्चर सेक्टर में, मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मोदी स्कीम के तहत। कितना सक्सेसफुल हुआ है अभी तक? और जिस तरह से लद्दाख ग्रीन हाउस एक अलग इनिशिएटिव है। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव एक बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि किसी भी एरिया को हम एकदम ऑर्गेनिक डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसकी काफ़ी लंबी प्रोसेस है। तो उसमें काफ़ी काम हुआ उसमें अभी तक। और लद्दाख ग्रीन हाउस भी उसी का पार्ट है क्योंकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी का पार्ट है। तो उसमें हम उसको स्टेप वाइज कर रहे हैं। एक पहला स्टेप तो हमने ये किया कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ में मिलके हमने एक लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन किया जिसमें हमने कोई 5,500 हेक्टेयर को हमने कवर किया उसमें। तो वो हमने कवर किया जिसमें काफ़ी 3 साल से हम काफ़ी कम मतलब फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ था। दूसरा, कुछ एरियाज़ में हमने फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है उसको, केमिकल फर्टिलाइज़र को हमने जो बायो फर्टिलाइज़र उसमें कन्वर्ट किया है। एक वो स्टेप लिया और फार्मर्स को हम 90% से भी ज़्यादा सब्सिडी उसमें दे रहे हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट की तरफ से लगभग 1,500 के करीब हमने वर्मी कंपोस्ट तैयार किए हैं जो फार्मर्स को दिए गए हैं और फार्मर्स को फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी इनिशिएटिव हमने लिए हैं और इसके साथ में दिहार के साथ मिलके और स्क्वास के साथ मिलके हम बायो कंट्रोल लैब के ऊपर भी काम करें क्योंकि
अगर हम ऑर्गेनिक हो जाएंगे फिर हम केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, पेस्टिसाइड्स वगैरह। तो फिर जो भी हमारा पेस्ट होगा उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए बायो कंट्रोल लैब के ऊपर काम चल रहा है। तो उसके ऊपर भी पैरेलली फार्मर्स के कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 2025 तक जो हमारा टारगेट है हम उसके हिसाब से इसको पूरा कर लेंगे। इसमें ये पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में खासकर रिक्रूटमेंट रूल अभी तक नहीं आया है, तो रिक्रूटमेंट रूल के हवाले से क्या प्रोसेस है सर, कहाँ पहुँचा है? हाँ, इसमें पावर डिपार्टमेंट का क्योंकि इसमें काफ़ी हम पावर कॉरपोरेशन के ऊपर भी काम चल रहा है हमारा, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स और यूटी में पावर कॉरपोरेशन काम कर रही हैं। तो उसके उसके उस सिलसिले में कोई डिसीजन हो रहा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन जो हमारे स्टाफ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको तो जो ऑलरेडी उसको जो फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं या फिर जो जिस कैटेगरी में वो एम्प्लॉयड हैं वो तो उसी हिसाब से रहेंगे। लेकिन जो पावर कॉर्पोरेशन बनते भी हैं तो हाँ, वो क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो उस में डेपुटेशन पे जाएंगे या फिर उसमें कंपनी में, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनको जो बेनिफिट्स है वो तो पहले से वाले मिलते रहेंगे उसमें। अब जो नए जो एम्प्लॉयज़ भर्ती होंगे कॉर्पोरेशन बनने के बाद में, जो भी वैकेंट पोस्ट होंगी या जो नई पोस्टें होंगी उसमें, तो वो फिर कॉर्पोरेशन की जो अपनी पॉलिसी होगी उसके हिसाब से होंगे उसमें। तो अब क्या पावर कॉर्पोरेशन बनेगा सर लद्दाख में? सभी स्टेट्स और यूटी में पावर कॉर्पोरेशन है। कुछ ही स्टेट हैं, एक दो स्टेट जो मतलब जिसमें अभी एज ए डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। सबसे पहले पीडीसी भी हुआ करता था। हाँ, पीडीसी जैसे जेएंडके में मेनली जनरेशन पे काम करता है। तो लद्दाख में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे मेजर सेक्टर्स हैं पावर में, उन सबको एड्रेस करने के लिए, एफिशिएंसी लेके आने के लिए उसके ऊपर काम किया जाए। तो हम उसके ऊपर उस हिसाब से काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ एफिशिएंसी आएगी, बाकी हमारे एम्प्लॉयज़ का ही फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन करने में या बाकी चीज़ों में कई साल लग जाते हैं उसमें। तो ऐसे जो इश्यूज़ हैं, एचआर इश्यूज़ वगैरह, तो वो भी उससे काफ़ी रिजोल्व होंगे और जो ओवरऑल जो सर्विस क्वालिटी है वो भी पावर की उससे काफ़ी बढ़ेगी। जो रूल्स हैं वो जो मान लो किसी का प्रमोशन करना है और कुछ करना, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स है, उसमें भी हो सकता है। उसमें अब नई जो भर्तियाँ होंगी वो हमारी कोशिश ये है कि वो एक प्रोफेशनल मैनर में और मतलब एज ए कॉरपोरेशन में हो। और कॉरपोरेशन में ये एक कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन नहीं होगा, एक गवर्नमेंट का कॉरपोरेशन होगा, एक गवर्नमेंट कंपनी होगी, ये मान सकते हैं आप इसमें। और ख़ासकर प्रमोशंस को लेके क्या होगा सर, जैसे स्टैगिंग है? नहीं, प्रमोशन में देखिए पिछले एक दो साल से तो अभी तक एम्प्लॉयज़ अपॉर्चमेंट का इशू था हमारा, उसको रिजॉल्व किया है। फिर इनके सीनेटीज़ के इश्यूज़ हैं, सीनेटी हमारे ड्राफ्ट सीनेटी हम निकालने जा रहे हैं। तो जैसे ही सीनेटी निकले फिर इनकी डीपीसीज करके हम इनका प्रमोशन कर देंगे। तो ये टाइम इसलिए रहा क्योंकि जेएंडके से हमारे कुछ इश्यूज़ को शॉर्ट आउट नहीं किया था। तो अब आज के दिन हमारे पास में ऐसा कोई मेजर ब्लॉक उसमें नहीं है, तो उसको हम जल्दी कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में जो भी पेंडिंग इश्यूज़ हैं उसको क्लियर कर देंगे। सर जैसे से अभी कुछ अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आया था कि जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमेटी जेईआरसी के तरफ से इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में जो बढ़ावा हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्टैंड है? उसमें यही है कि हर स्टेट और यूटी में जो भी पावर कंपनी है या जो भी डिपार्टमेंट है वो हर साल टैरिफ को रिवाइज करते हैं, मतलब टैरिफ फाइल करते हैं। और ये एक एक्ट के अंदर ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। हमारे लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में 2016 से कोई टैरिफ में रिवीजन नहीं हुआ है। तो अब टैरिफ में रिवीजन किया गया, तो और जो रिवीजन किया वो बहुत नॉमिनल रिवीजन है वो। और उसमें जो भी मतलब मुझे लगता है हार्डली कोई 5-7% का रिवीजन हुआ है, कोई इतना ज़्यादा ये नहीं कि भाई कोई कैटेगरी वाइज अलग अलग है उसमें, लेकिन फिर भी मतलब उसमें कुछ पैसेज का इंक्रीज़ हुआ है, उसमें कोई बड़ा कोई मेजर इंक्रीज़ नहीं है। 25 पैसे के हिसाब से। हाँ, मतलब और वो भी 6 साल के मतलब बाद में, मतलब ये लगा लो कि तो अगर साल दर हम देखें तो हर साल 5-5, 10-10 पैसे बढ़ रहे हैं उसमें, अगर मतलब हम उसको ईयर वाइज से। हाँ, तो उस वो एक मैंडेटरी एक एक्ट का रिक्वायरमेंट है। उसमें हम ये कहें कि भाई हम उसको नहीं करेंगे तो वो हम कर नहीं सकते। तो वो जेईआरसी का एक मैंडेट है और वो सभी कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। और जो टैरिफ रिवीजन वो बहुत नॉमिनल और बहुत कम रिवीजन है, वो कोई ज़्यादा रिवीजन नहीं है। तो मुझे लगता है उससे कंज्यूमर्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन हम जो क्वालिटी पावर की बात कर रहे हैं और सप्लाई जो ओवर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। सर ग्रिड लाइन यानी ट्रांसमिशन लाइन ज़ंस्कार कब तक जो है ग्रिड के साथ कनेक्ट हो सकता है, और नुब्रा भी है, तो कहाँ पहुँचा है इस वक्त सर? दोनों प्रोजेक्ट में काम चल रहा है।
नुब्रा प्रोजेक्ट में थोड़ा कम काम हुआ क्योंकि इसमें वाइल्ड लाइफ इश्यूज़ थे उसमें, तो वो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड से वो क्लियर हमने करवा लिया है। नेशनल से जैसे क्लियर होगा तो इमीडिएटली काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जंस्कार में हमने काफ़ी टावर्स वगैरह के ऊपर काम किया, कोई 64 टावर्स के ऊपर हमने काम किया है, और उसमें कोई मेजर वाइल्ड लाइफ इश्यू नहीं है हमारे पास में। लेकिन चैलेंजिंग टेरेन और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरियाज़ और काफ़ी लंबी लाइन है। तो इसमें मुझे लगता है कि लगभग हमें इसमें 2 साल का समय और लग जाएगा इसमें, क्योंकि जिस हिसाब से काम चल रहा है उस हिसाब से वर्किंग सीजन में हमारा कम है। तो मुझे लगता है 2 साल के बाद में हम मुझे लगता है कि 2024 में विंटर से पहले हम इसको ख़त्म कर पाएंगे। सर, श्रीनगर ले 220 केवी जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, जब उसकी मेंटेनेंस किया जाता है, रिपेयरिंग किया जाता है या कटअप हो जाता है, तो उस वक्त लद्दाख में ख़ासकर कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज़ रहता है। लेह में निमो बजगू जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं टाउन एरिया को कैटर कर पाता है, लेकिन करगिल में एनएचपीसी जो है जब कटअप हो जाता है तो कैटर नहीं कर पाते हैं। तो उसको लेके कुछ सोचा है सर, प्रोविजंस निकाला है? उसमें ये है कि एक तो ग्रिड लाइन काफ़ी स्टेबल चल रहा है, क्योंकि पिछले जब से स्टार्ट हुआ है जी। कुछ छोटा मोटा फॉल्ट होगा तो फिर उसमें हम करते हैं, क्योंकि वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारा इसको हम एक तो अंडरग्राउंडिंग के ऊपर काम होने जा रहा है इसमें, अंडरग्राउंडिंग का इसमें टेंडर भी हो गया है। तो जब अंडरग्राउंडिंग हो जाएगा तो हमारा कुछ जो पोर्शन जो एवलांस प्रोन पोर्शन है वो एक तो दूर हो जाएगा। दूसरा इसमें जो 50 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है फयांग में, तो इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, लगभग 20 मेगावाट के करीब मतलब हमें इसमें मतलब पावर मिलेगी। तो इससे भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट जब सोलर एनर्जी हमें हमारे पास अवेलेबल होगी तो वो हम दिन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, रात को हम जो हमारा दूसरा हाइड्रो पावर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें दोनों टाउन्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 1 साल में लगभग इस इशू को हम रिजोल्व कर देंगे, और आने वाले टाइम में इससे हम बेटर पावर दे पाएंगे। चलिए सर, अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जो कि एक अहम इस वक्त जो है लद्दाख के अंदर टॉपिक हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स फील्ड में लद्दाख का नाम अब देश विदेश में आने लगा है। अलग अलग स्पोर्ट्स एसोसिएशन भी काम कर रहे हैं और आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी कोशिशें हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से रिसेंटली हमारे बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने नेशनल्स खेला है, कुछ ने इंटरनेशनल लेवल पे भी गया है, और नेशनल लेवल के जो अवार्ड्स हैं उनसे भी नवाजा गया है, तो उनको डिपार्टमेंट की तरफ से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन प्लेयर्स को बूस्टअप करने के लिए किस तरह कोशिश कर रहे हैं? एक तो सबसे पहला तो हमने ये किया है कि जो हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं था यूटी में, जब यूटी जब से बना है तो हमारी कोई इंडिपेंडेंट एसोसिएशन कोई भी नहीं थे हमारे पास में। तो जो भी हमारे एसोसिएशन थे वो जेएनके का पार्ट थी उसमें, तो हमारे बच्चों को उसमें बाहर इतना एक्सपोजर मिल नहीं पाता था, ना ही हमारे बच्चे सिलेक्ट हो पाते थे उसमें। तो यूटी बनने का सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा यही हुआ कि हम अब एज ए यूटी और एज ए स्टेट हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे जो भी स्पोर्ट्समैन हैं वो अपने आप को अब आइडेंटिफाई करते हैं और अपने आप को मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो लगभग आज के दिन हमारे 30 एसोसिएशन बन चुकी, 30 एसोसिएशन हमारे बन चुकी हैं, और सभी एसोसिएशन जो नेशनल चैम्पियनशिप है या जो बाकी गेम्स हैं इनके उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, जो एसोसिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है जिसमें अच्छे प्लेयर हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो उनके ग्राउंड्स की रिक्वायरमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे उसमें इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो, चाहे कोचेज़ की रिक्वायरमेंट हो, तो वो हम पूरा कर रहे हैं। जैसे फुटबॉल का हम संतोष ट्रॉफी का हमने ट्रायल कराया, उसके लिए कोचेज़ वगैरह, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह हमने कोचिंग कैंप भी किया। तो इस तरह आर्चरी का भी हमने किया, आइस हॉकी का भी हम प्लान कर रहे हैं। तो जो भी एसोसिएशन थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले कर रही है और जिसको ज़्यादा जिसमें कैपेसिटी अच्छी है जिस एसोसिएशन की, तो उसको हम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ एसोसिएशन ऐसी हैं कि जो अभी रजिस्टर किया है लेकिन अभी उनका इतना स्ट्रेंथ नहीं है, अभी इतना कैपेसिटी नहीं है, तो हमने उनको भी कहा है कि वो अपना एसोसिएशन को स्ट्रेंथन करें और जो भी रिक्वायरमेंट हो स्पोर्ट्स को रिगार्डिंग वो हमें प्रोजेक्ट करें, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो अपनी तरफ से जो भी हमारे से पॉसिबल है, और इस साल मैं बताऊं आपको, लगभग हमने 10 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट हमने कुछ तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और अब इस पूरे मतलब जब तक सीज़न ख़त्म होगा लगभग 10 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। उसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लगभग 100 करोड़ रुपए के काम हमारे आज के दिन चल रहे हैं। तो इसी तरह से काफ़ी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं जिससे कि जो एसोसिएशन उसको प्रॉब्लम ना आए और वो अपने पैरों पे खड़ी हो उसके,
और बच्चों को आगे लेके जा सके। तो मेरी कोशिश यही है कि सभी एसोसिएशन अच्छा काम करें और प्लेयर्स आगे जाएं इसमें। एल्टीट्यूड जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर लेह और करगिल में बन रहा है और उसमें खासकर एस्ट्रोटर्फ जो फुटबॉल ग्राउंड बनाया है, तो उस हवाले से क्या स्टेटस है वहाँ पे? जो हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं और अलग अलग जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं, तो वो क्या टारगेट के हिसाब से आप बना रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हों कम से कम, क्योंकि जो भी हमारे बच्चे हैं वो बार बार बाहर तो जा नहीं सकते खेलने के लिए। तो जो भी बच्चा यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के उसे स्टेडियम्स मिले, ट्रैक मिले, उसको एस्ट्रोटर्फ मिले और बाकी जो इंडोर गेम्स है वो भी मिले। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है इसमें। और जो उसके साथ में प्लेयर्स को फिर रुकने के लिए जगह भी चाहिए, तो हॉस्टल का निर्माण भी हो रहा है। जो लेह में हॉस्टल का निर्माण भी आधा कंप्लीट हो गया और कारगिल में भी आधा कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है अगले सीज़न में हम दोनों हॉस्टल को फंक्शनल कर देंगे। तो हमारे प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट करने कई बार बाहर से आते हैं या जो प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो उनको रुकने का एक ठिकाना मिल जाएगा और वो बच्चे अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो वो सभी को मिल के काम चल रहा है इसमें, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे ट्रैक्स की बात हो। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें प्लेयर्स को आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है 1 साल में प्लेयर्स के पास खेलने की जगह की कोई कमी नहीं होगी, कोई रुकने की कोई कमी नहीं होगी। सर, लद्दाख के अंदर विंटर स्पोर्ट्स में काफ़ी पोटेंशियल हैं और आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और उसके अलावा एडवेंचर के हवाले से भी काफ़ी स्कोप हैं। उसके साथ साथ लद्दाख के प्लेयर्स ने अपना लोहा मार्शल आर्ट्स में मनवाया है, जिसमें खासकर टेक्वांडो में हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक गया, जो कि खासकर शहनाज फातिमा है। और उसके अलावा बॉक्सिंग में भी अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिला और रिसेंटली कराटे में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नेशनल गेम्स में खदीजा बानो नामी एक लड़की ने रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल भी जीती है। तो इस टाइप के प्लेयर्स को कैसे मदद कर रहे हैं और ख़ासकर इस साल के विंटर में किस तरह की अहम एक्टिविटीज़ लद्दाख में देखने को मिल सकता है? मैं यही कहूँगा कि जो हमारे प्लेयर्स जो आज के दिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें और नेशनल लेवल पे मेडल जीत रहे हैं हमारे प्लेयर। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि लद्दाख की जो स्ट्रेंथ है वो मार्शल आर्ट्स या कम्बैट गेम्स में काफ़ी मतलब अच्छी स्ट्रेंथ है। तो चाहे बॉक्सिंग हो, ताइक्वांडो हो, कराटे हो या इवन जो बाकी और भी गेम्स हैं इससे रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि हम उसके ऊपर काफ़ी फोकस करना चाहिए। और ख़ास तौर से मेरी कोशिश यही है कि एक तो इंडोर फैसिलिटी हम बच्चों को ज़्यादा दे सकें। इसी सिलसिले में लेह में भी एक स्टेडियम का निर्माण हुआ है, इंडोर स्टेडियम का। करगिल में भी निर्माण हो रहा है, उसके ऊपर उसका डीपीआर भी बन चुका है, उसकी सारी चीज़ हो चुकी हैं, तो उसका हम टेंडर करने वाले हैं। तो करगिल टाउन में ही एक इतना अच्छा इंडोर स्टेडियम बना देंगे कि बच्चे चाहे वो बॉक्सिंग कर रहे हो, चाहे ताइक्वांडो कर रहे हो, चाहे बाकी जूडो कराटे हो, तो वो कम से कम प्रैक्टिस कर सकें और उनको अच्छी फैसिलिटी मिल सके टाउन के अंदर। इसके अलावा जिम्नेजियम का निर्माण भी किया जा रहा है। और ऐसे जो प्लेयर्स हैं मुझे लगता है कि एक तो उनको जब बाहर जाना हो तो उसमें हम हेल्प करेंगे उनकी, और दूसरा हम स्पोर्ट्स इंसेंटिव पॉलिसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि बच्चों को, जो बच्चे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेडल जीत रहे हैं, उनको हम फाइनेंशियली क्या सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह यूटी में कुछ जॉब्स में रिजर्वेशन भी है, जैसे पुलिस में रिजर्वेशन और बाकी रिजर्वेशन के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जो स्पोर्ट्समैन जो अच्छा कर रहे हैं उनको एक तो प्लेटफॉर्म अच्छा मिले और दूसरा उसका कैरियर उसमें सिक्योर हो सके। तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमको जो भी हमारे अच्छे प्लेयर होंगे हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे और उन कोशिश करें कि वो मतलब उसमें अपना कैरियर बना सके। सर, जिस तरह से आपने रिजर्वेशन की बात की, एक अहम सवाल यह है कि ऑलरेडी जो हमारे जो बहुत सारे प्लेयर्स ने आसवल जम्मू कश्मीर के साथ जब था तो उन्होंने एसआरओ अप्लाई किया है, तो उनका क्या फ्यूचर होगा सर? मुझे लगता है कि एक तो जो नॉर्मल जो रिजर्वेशन है कई डिपार्टमेंट में, एक तो वो उसमें अच्छा स्कोप, दूसरा जो एसआरओ वाली बात है उसके लिए हम अलग से उसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं कि जो एसआरओ केस है उसको हम अलग से प्रोसेस करेंगे। तो उससे फ़ायदा यही होगा कि जो प्लेयर जिसने अच्छा मेडल जीता या फिर जो उसमें डिज़र्व करता है तो उसको एक मौका मिल सकता है और वो मतलब अपना कैरियर बना सकता है। तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है, वो अंडर प्रोसेस है वो चीज़ें भी। सर, लद्दाख में स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो कब तक फ्रेम होके आ रहे हैं? अब स्पोर्ट्स पॉलिसी का हमने काफ़ी एसोसिएशन से भी 2-3 बार डिस्कस किया हमने इसमें। तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि उसमें अभी 1-2 और डिसीजन की बात ज़रूरत पड़े, क्योंकि कुछ एसोसिएशन अभी यहाँ फॉर्म ही नहीं हुए अभी तक। तो ना लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन हमारे पास में है,
तो मुझे लगता है कि हमें कुछ एसोसिएशन, एक बार अगर एसोसिएशन कंप्लीट हो जाएं तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा पॉलिसी को बनाना भी, और उसी पॉलिसी में हम इंसेंटिव का भी उसमें जिक्र करेंगे। तो उसके ऊपर काम चल रहा, मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में उसको फाइनल कर देंगे। प्रॉपर स्पोर्ट्स मैनेजिंग बॉडी भी। हाँ, उसका एक्चुअली उसमें टाइमलाइन हम बता नहीं सकते, क्योंकि उसका जो अप्रूवल होगा वो हमें ऊपर से लेना पड़ेगा। यूटी लेवल पर उसका कंस्टिट्यूशन हम कर नहीं सकते हैं उसमें। तो उसका हम ऑलरेडी हमने प्रोसेस किया हुआ फाइनेंस के पास में, तो वो जैसे ही हमें अप्रूवल आएगा उसको हम जल्दी कर देंगे। और उससे मुझे लगता है कि जो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म हमारे स्पोर्ट्स में आ पाएगी, और जो एसोसिएशन है वो बेटर मतलब काम कर पाएंगे उसके बाद में। सर, लद्दाख में स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के साथ पहले भी आपका मीटिंग हुआ है, तो करगिल में जो एसोसिएशन है उनके कुछ कंसर्न है। उनका कहना है कि आपने एक लास्ट वीसी के दौरान एश्योरेंस दिया था कि 1-to-1 उनसे मिलके स्पोर्ट्स पॉलिसी के ऊपर बात किया जाए, क्योंकि उस वक्त शायद कुछ इश्यूज हुआ है, वीसी ठीक तरह से चला नहीं है। हाँ, उसमें एक्चुअली कोई वीसी का इशू था, नेटवर्क का इशू था। इसमें मैं दोबारा से मीटिंग कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि उसमें यहाँ की भी कुछ एसोसिएशन थी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। हम दोबारा से 1-to-1 मीटिंग करके, और जो भी उनकी जो इश्यूज होंगे या जो उनके सजेशन होंगे, हम उनके ऊपर काम करेंगे। और एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिससे कि मतलब ये ना हो कि हम कुछ गेम्स को ज़्यादा वो करें और कुछ गेम्स को हम ज़्यादा नेगलेक्ट कर दें। तो मुझे लगता है कि हर एसोसिएशन का एक अपना रोल है, हर स्पोर्ट्स का अपना एक अलग रोल है। तो सबको मिलके एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के ऊपर काम किया जा रहा है, और उसमें उनका विचार भी लिया जाएगा, और बाकी जो बच गए उनका सबका विचार लिया जाएगा उसमें। सर, ये तो हुई एसोसिएशंस की बात। तो स्कूल्स में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाने की किस तरह की कोशिश है, और जो फिजिकल एजुकेशन हमारे पास टीचर्स मास्टर्स होते हैं, तो उनके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस रहता है सर? इसमें मुझे लगता है स्कूल पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा जब स्कूल्स में अच्छा प्लेयर होता है वही जाके ऊपर अच्छा बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो अगर किसी की अगर बुनियाद ही अच्छी नहीं होगी तो फिर हम उस प्लेयर को इंटरनेशनल तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो स्कूल में हम काफ़ी फोकस अभी कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें थोड़ा प्रोफेशनल इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन जो हमारा फिजिकल एजुकेशन सिस्टम है उसमें सिर्फ हम एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कि मतलब जो ओवरऑल एक बच्चे को क्या मतलब फिजिकल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है कि अब हमें स्पोर्ट्समैन की तरफ जाना पड़ेगा, कि हम स्कूल से कैसे स्पोर्ट्समैन को बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रोफेशनल कंसल्टेंसी भी ले रहे हैं उसके लिए। और हम जो हमारा जो सिस्टम है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का, हमारी कोशिश है कि हम इनको कोचेज में कन्वर्ट करें, मतलब थ्रू ट्रेनिंग। तो चाहे वो 2-3 स्पोर्ट्स का हम उसमें रिफ्रेशर कोर्सेज उनको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फुटबॉल हो चाहे आइस हॉकी हो, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। तो हम उनको स्पेशलाइज्ड कोचिंग की तरफ लेके जाएंगे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन टीचिंग। तो उससे फ़र्क ये होगा कि वो बच्चे को एक तो टैलेंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्कूल के अंदर ही, फिर उसको डेवलप भी करवा सकते हैं उसको। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि हम हर स्कूल से 2-4 अच्छे प्लेयर निकाल सकें, और फिर वो हमारे लद्दाख को रिप्रेजेंट करें उसमें। सर, DYSSO में कुछ एम्प्लॉयज़ की भी कंसर्न देखने को मिल रहा था कि वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बना है। उस हवाले से कुछ इनपुट्स हैं सर आपके पास? कुछ तो इसमें पॉलिसी तो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो पहले था वही लागू हो रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन इसमें मेनली कुछ लेवल तक तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनके, इंटर डिस्ट्रिक्ट वगैरह मेरे लेवल पर होता है जो ट्रांसफ़र है। तो अब इनके लेवल पर जो भी इश्यूज़ हैं मैं एक बार चेक कर लूँगा कि, क्योंकि उनका कहना था कि पिछले 10-10 साल 5-5 साल से एक जगह पे काम कर रहे हैं। कुछ ले में मेरे ख्याल से ट्रांसफ़र हुए हैं अभी जो, हाँ, लेकिन करगिल में मुझे इसका आइडिया नहीं है अभी। मैं एक बार चेक करूँगा डिपार्टमेंट से, अगर रिप्रेजेंटेशन आती है और अगर किसी जेन्युइन रिक्वेस्ट है तो मेरे ख्याल से ट्रांसफ़र तो एक पॉलिसी के हिसाब से होना ही चाहिए। तो वो मैं एक बार अपनी तरफ से चेक करूँगा उस चीज़ को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन गवर्नमेंट ने अक्रॉस इंडिया से 9 प्रोडक्ट्स को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है, GI टैग दिया है, और उसमें लद्दाख का भी एक प्रोडक्ट है, लद्दाख रक्त से खरपो, जो एब्रिकॉट का एक प्रोडक्ट है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की GI टैगिंग से लद्दाख में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कितना मुफीद साबित होगा? उसमें मैं सबसे पहले तो जितने भी फार्मर्स हैं और जो इसमें DRDO ने काफ़ी काम किया है, तो मैं सबको बधाई दूंगा कि ये एक GI टैगिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप उसको कॉपी नहीं कर सकते और उस प्रोडक्ट का कमर्शियल आप बेनिफिट नहीं ले सकते अगर आपके पास उसका GI टैगिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है
अब आज रक्षे कार्पो किया है तो हलमन के ऊपर भी काम चल रहा है। तो हमारा कोशिश है कि जो भी अच्छी वैरायटीज, चाहे करकीचू हो, एप्पल हो या सिबकथॉर्न हो, तो जो भी हमारी यूनिक वैरायटीज़ हैं लद्दाख में, तो उनका बेनिफिट फार्मर्स को मिल सके, उनका जो क्वालिटी है वो हमारे देश के लोग भी उसको पसंद करें और बाहर भी के लोग भी उसको पसंद करें। तो उसके लिए जीआई टैगिंग का होना बहुत ज़रूरी है और इससे इसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी जो प्रोडक्ट है उसकी, और उससे लोगों को बेनिफिट भी होगा इससे। सर, जिस तरह से खासकर एब्रिकॉट में रक्से करपो को जीआई टैगिंग मिला है और इसके साथ जिस तरह से आपने हलमन की भी जिक्र की, और अगर एब्रिकॉट में कहा जाए जिस तरह से एब्रिकॉट में हलमन का जो प्रोडक्शन है वो लद्दाख में बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा होता है पर साल जो है, जिस तरह से 10,656 मैट्रिक टन एब्रिकॉट निकलता है उसमें 40% हलमन प्रोडक्शन होता है। तो हलमन के जियो टैगिंग को लेके क्या प्रोसेस चल रहा है? इसमें मैं यही कहूँगा कि हलमन का जियो टैगिंग भी लास्ट स्टेज के ऊपर है। इसके ऊपर जो भी डेटा कलेक्शन है और ये जो सारी चीज़ें वो सब चल रही हैं, तो मुझे लगता है इसका भी जल्दी हो जाएगा। और दोनों ही प्रोडक्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रक्षे कार्पो का जो वैल्यू है वो एक स्वीटनर के रूप में यूज़ होता है, और हलमन एक टेबल वैरायटी है जिसको हम जो डिफरेंट होटल्स में यूज़ कर सकते हैं, और उसका कलर और उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है दोनों वैरायटीज़ का अपना एक डिफरेंट रोल है, और हलमन के ऊपर भी काम चल रहा है और हलमन को हम प्रमोट करने के लिए काफ़ी इसमें काम कर रहे हैं। आखिर पे सर, आप लद्दाख के युवाओं को किस तरह की पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि विंटर आ चुका है और बहुत सारे गेम्स अभी होना बाकी है? मैं यही कहूँगा सबको कि विंटर में घर में ना रहें। विंटर में जितने भी स्पोर्ट्स हैं हमारे, चाहे आइस हॉकी हो, चाहे स्कीइंग हो या स्केटिंग हो, या जो भी और दूसरे भी गेम्स हैं, तो उसमें सभी पार्टिसिपेट करें, एंजॉय करें उसको। और दूसरा, जो बाकी हमारे डिस्ट्रैक्शन है जैसे ड्रग्स है या जो बाकी चीज़ें हैं, उनसे बच के रहें, क्योंकि मतलब अगर आप स्पोर्ट्स में आएंगे तो आपका फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर होगा और आप हेल्दी भी रहेंगे। और आप दूसरे चक्करों में पढ़ेंगे तो आप ना पढ़ाई कर पाएंगे और ना कोई कैरियर बना सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज के दिन स्पोर्ट्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इसमें कैरियर भी बनाएं और अपने आप को फिट भी रखें आप इसमें। और न सिर्फ अपने आप को फिट रखें, जबकि अपने जो फैमिली है उसको भी आप उसमें गाइड कर सकते हैं। तो आप सब अगर मिल के हम कोशिश करेंगे तो हम लद्दाख को एक फिट लद्दाख हम बना सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको यही मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लद्दाख को फिट लद्दाख बनाने की कोशिश लगातार जारी है। हमारे साथ ख़ास मुलाकात में ख़ास मेहमान आज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रविंद्र कुमार साहब थे, और आज के इस प्रोग्राम में हमने खासकर बात की है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से और उसके अलावा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और स्पोर्ट्स के हवाले से। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के अपडेट्स के लिए। मोहम्मद इसाक।